हेलो फ्रेंड्स, अपन फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल के चैप्टर 2 की बात कर रहे थे। उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ एरर तक की बात की थी। अब अपन क्या है उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर और प्रेसिजन की बात की थी। प्रेसिजन का मतलब होता है सटीकता, मतलब एक्यूरेसी कितनी होती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन ने एक असर्शन में बात की थी, आपको ध्यान हो कि बैलेंस शीट या एसेट एंड लायबिलिटी के लिए 5 असर्शन बताए थे। अपन ने कंपैरिजन भी किया था और इनकम एक्सपेंडिचर या फिर रिसीट पेमेंट अकाउंट के लिए 5 असर्शन बताए थे। तो इसको एक बार अपन थोड़ा सा वापस से रिवाइज करना चाहेंगे। इसमें क्या है कि देखिए, इसको याद करने के लिए अपन ने एक सीईओ का वीडियो बनाई, एक ऐसी शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। तो देखो, इसको याद करने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, तो इसके असर्शंस क्या है, अपने को क्या है, जब भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ का क्वेश्चन आता है तो अपने को दिमाग में लेके चलना है कि बिल्डिंग की बात की जा रही है। तो बिल्डिंग में सबसे पहले वी की बात करें, बिल्डिंग का क्या होगा, वैल्यूएशन होता है। जैसे मान लें आपने कभी होम लोन के लिए अप्लाई किया हो या फिर आपने ध्यान दिया होगा, अगर अपन होम लोन लेते हैं या फिर आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो उसका क्या है, वैल्यूएशन करवा सकते हैं अपन, उसके लिए वैल्यूअर होता है। तो बिल्डिंग का क्या है, जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वैल्यूएशन करवाती है कि इसकी कितनी वैल्यू है, तो उसके हिसाब से फिर उस पर लोन दिया जाता है। तो वैल्यूएशन किसका होगा, बिल्डिंग का होगा। दूसरी डी की बात करें, डी का क्या मतलब होता है, डिस्क्लोजर। इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब इसको कहाँ दिखाएंगे बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को दिखाएंगे किस में, फिक्स असेट में दिखाएंगे। ये बिल्डिंग को कहाँ पे आएंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके फिक्स असेट में दिखाएंगे, तो वो उसका क्या हो गया, डिस्क्लोजर हो गया। तीसरी बात करेंगे सी की, कंप्लीटनेस। तो वही है कि यहाँ पे फिक्स असेट में दिखा रहे हैं तो ये कंप्लीट, अगर नहीं दिखा रहे हैं तो फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। चौथी बात करेंगे एग्जिस्टेंस। बिल्डिंग एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसका कैसे पता चलेगा, अपन जाएंगे देखेंगे कि बिल्डिंग है या नहीं है, तो उसके एग्जिस्टेंस, तो बिल्डिंग का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। और पांचवा ओनरशिप। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए क्या होगी, टाइटल डीड होगी। तो टाइटल डीड से क्या होगा, अपने को क्या है, ओनरशिप का पता चलेगा कि ये बिल्डिंग किसकी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा बिल्डिंग किसकी है, तो उसके लिए अपने को क्या है, टाइटल डीड से अपने को इसका पता चलता है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि असेट एंड लायबिलिटीज़ का जब भी क्वेश्चन आता है तो अपने को बिल्डिंग पे जाना है और बिल्डिंग के हिसाब से सोचना है कि बिल्डिंग है तो उसका वैल्यूएशन होगा, उसका डिस्क्लोजर होगा, वो कंप्लीट होगी अगर उसको दिखा रहे हैं, उसका एग्जिस्ट होना चाहिए और वो क्या है, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने को एक एग्जाम्पल मुझे याद आया तो मैंने कोशिश की आपको इसको समझाने की, ताकि आसानी से आपको याद हो सके। फिर अपन टाइप्स ऑफ एरर में आ जाते हैं। देखिए, एरर की क्या बात कर रहे हैं, जैसे ऑडिटर ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो ऑडिट करने गया है, तो उसको है ना, जो वहाँ पे लगता है कि कुछ एरर मिलेगी, कुछ गलतियाँ मिलेगी, तो उसको क्या, उन एरर्स की बात यहाँ पे की गई है। तो उसमें एक एरर की बात की गई है जिसको क्या कहते हैं, मोस्ट लाइकली एरर कहते हैं। देखिए, इसका नाम है मोस्ट लाइकली एरर, मतलब ऐसा एरर जिसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मोस्ट लाइकली एरर है ये। तो ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि भाई एरर है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहा है तो उसको रात को सोया हो और उसको सपना आया कि नहीं यार, मैं वहाँ की ऑडिट करने जा रहा हूँ, मुझे ये एरर मिलेगा। तो उस एरर के लिए क्या है, उसको जब वो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग कब करते हैं, ऑडिट से पहले, जब वो ऑडिट पे जाने वाला होगा उससे पहले प्लानिंग करेगा। तो उस टाइम पे वो देखेगा कि जो प्रीवियस ऑडिट हुई है, जो प्रीवियस ईयर की या इससे पहले जो भी ऑडिट हुई है, उस टाइम पे है ना, जो कौन सी एरर है ना जो उस एंटिटी में पाई गई थी, तो इस हिसाब से उसको पता चलेगा प्रीवियस ऑडिट के हिसाब से कि उस एंटिटी में क्या है, मोस्ट लाइकली एरर क्या क्या होंगी। और इस प्लानिंग स्टेट में जो ये मोस्ट लाइकली एरर है, इसको क्या कहते हैं, एंटिसिपेटेड मोस्ट लाइकली एरर कहते हैं। मतलब वो एंटिसिपेट ही तो कर रहा है, वो अभी गया नहीं है एंटिटी पे, उसने क्या किया, प्रीवियस ईयर की ऑडिट देखी, प्रीवियस ईयर का जो भी ऑडिट हुआ था उससे उसने क्या है, एंटिसिपेशन, उसने अनुमान लगाया
कि है ना जो उस एंटिटी में ये एरर मिल सकती है। तो इसको क्या है प्लानिंग स्टेज में इसीलिए इसको एंटिसिपेटेड कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी कहाँ है, ऑडिट पे गया नहीं है, यहाँ पे बैठा है अभी वो ऑफिस में और सोच रहा है कि मुझे ऑडिट पे कल से जाना है। तो आज वो एंटिसिपेटेड कर रहा है कि वहाँ पे मुझे है ना जो ये एरर मिलेगी। एंटिसिपेटेड मोस्ट लाइकली एरर है, उसमें जो लेवल ऑफ इसका जो लेवल है कि उसमें किस हद तक अपने को क्या है एरर मिलने की संभावना है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें है ना जो सॉरी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो AMLE का लेवल है, AMLE का एक लेवल रखा जाता है, तो वो लेवल है ना AMLE का है ना वो कितना रखा जाएगा, मतलब किस हद तक मुझे लगता है कि उसमें ये एरर पाई जाएगी, ये क्या है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि ऑडिटर का क्या है प्रोफेशनल जजमेंट क्या है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है कि उसका पास क्या नॉलेज है, उसने कितना एक्सपीरियंस किया है, और वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस स्टैट्यूट क्या है उस एंटिटी से। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वो जो लेवल ऑफ AMLE सेट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। इसी जो MLE है उसको क्या प्लानिंग स्टेट में तो क्या कहेंगे, एंटिसिपेटेड कहेंगे, लेकिन इसको इवैल्यूएशन स्टेट में इसमें क्या इसको क्या कहते हैं कि लेवल ऑफ एरर, मतलब कहाँ तक किस लेवल तक का एरर अपने को क्या है वहाँ पे मिला है, किस लेवल का एरर अपने को मिला है। तो ये अपनी क्या है मोस्ट लाइकली एरर की बात हो गई। ये क्या है कि जब ऑडिटर ऑडिट करने गया एंटिटी का, तो उसको क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर का उसने ऑडिट देखा, उस ऑडिट में उसको लगा कि ये एरर थी, उस एरर के बेसिस पे उसने अनुमान लगाया कि इस लेवल की एरर तो वहाँ पे मिलेगी, इस लेवल की गलती तो वहाँ पे मिलेगी ही। तो इसने क्या किया, उसको एंटिसिपेटेड किया, जिसको एंटिसिपेटेड मोस्ट लाइकली या फिर उसको एस्टिमेटेड लाइकली एरर भी कहते हैं। एस्टिमेट किया या फिर एंटिसिपेटेड किया, तो ये हो गई मोस्ट लाइकली एरर की बात में। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो AMLE है वो अपन क्वेश्चन कर चुके हैं प्लानिंग स्टेज में, इसको MLE को AMLE कहते हैं। दूसरे अपन प्रीसीजन की बात कर रहे थे। प्रीसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है। तो ऑडिटर ने क्या किया, वही बात कर रहे थे अपन, एस्टिमेट लगाया एरर का कि कितनी एरर होगी। तो उसमें क्या है, क्या अनसर्टेनिटी है, मतलब उसमें उसको पता किस लेवल तक, किस डिग्री तक उसमें क्या है अनिश्चितता है, मतलब कहाँ तक वो सटीक है, कहाँ तक वो एक्यूरेट है। तो इसको क्या कहते हैं, इस जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है इसको अपन क्या कहते हैं, प्रीसीजन कहते हैं। प्रीसीजन के बेसिस पे अपन क्या है सैंपल साइज का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर अपने को लगता है कि एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे सैंपल साइज छोटा लेंगे, क्योंकि अपने को क्या लगेगा कि लेवल ऑफ एरर कम है। और अगर अपने को क्या है, अगर अपने को प्रेसिजन, अपने को सटीकता एक्यूरेसी लो लगती है, तो अपने को क्या है सैंपल साइज क्या है बढ़ाना पड़ेगा। सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा तो अपना क्या है काम भी बढ़ेगा। तो ये सब क्या है किस पे डिपेंड करता है, सैंपल साइज का सिलेक्शन ये प्रीसीजन पे डिपेंड करता है। इसके बाद अपन ने प्रीसीजन के एक फॉर्मूले की बात की थी, चलिए वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले में देखो अपन ने पढ़ा था कि जो मैटरलिटी है और जो एंटिसिपेटेड मोस्ट लाइकली एरर है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रिसाइजन होना चाहिए। और इसको अपन जो रेंज ऑफ एरर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या है अपने को प्रिसीजन मिल जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो रेंज ऑफ एरर है वो कितनी सेट की जाती है, तो 80 to 90% सेट की जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपनी बात हुई टाइप्स ऑफ एरर और प्रिसीजन की। अब अपन उसके आगे दिया गया एक रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच दी हुई है, वो कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, उसका मतलब ऑडिट रिस्क से है। तो ऑडिट रिस्क अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर मैं बता देता हूँ कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मैटेरियली मिसस्टेटेड है, अगर उसमें मैटरलिटी पाई जा रही है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इशू कर सकता है। अब आपको लगेगा कि भाई ऐसा क्यों लग रहा है
कि है ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मिस स्टेटेड है, वो इतना ऑडिटर इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है। उसकी बात अपन बात करेंगे वो क्या एंटिटी के बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले कि मान लीजिए किसी एंटिटी में क्या है सिर्फ कैश ही कैश लिया जाता है, कोई एक कोचिंग सेंटर है, उसमें क्या होता है कोई भी स्टूडेंट आता है उससे कैश लिया जाता है, उसमें हिंदी इंग्लिश और भी रीजनिंग है, मैथ्स से 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो एक स्टूडेंट आया, उसने क्या किया, उसने कहा कि सर मुझे इंग्लिश का करना है, इंग्लिश की कोचिंग करनी है, तो इंग्लिश से उसकी फ़ीस ले ली। फिर बाद में वो आया कि है ना जो मेरे को है ना जो मैथ्स की भी करनी है कोचिंग, मैथ्स वाले सर भी अच्छे हैं, मैथ्स की फ़ीस ले ली। फिर थोड़े दिन बाद वो आया कि मेरे को ये भी कोचिंग करनी है, तो उसको ऐसे कहा कि नहीं आपको है ना जब हम अगर आप तीनों ले रहे हो सब्जेक्ट तो आपको है ना जो कॉम्बो दे देते हैं। तो उसकी कैश में एंट्री हो रही है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है कि ओनली सब कैश आ रहा है, एक कैश बुक में सारी एंट्री हो रही है। तो वहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि यार यहाँ पे तो दिक्कत ही दिक्कत है, यहाँ पे तो कैश आ रहा है, मान लो किसी ने कैश जमा कराया उसने एंट्री नहीं की तो उसका ऑडिटर पता नहीं लगा सकता ना। तो वहाँ पे उसको लगता है कि मैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दूंगा, इसीलिए उसको रिस्क लगता है, वो एंटिटी पे और उसके बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है तो ऑडिटर क्या करेगा, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन इश्यू करेगा। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब है कि वो क्या करेगा कि उसको लगेगा वो क्वालिफाइड की जगह अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा। अगर मटेरियल मिसस्टेटेड है तो क्वालिफाइड की जगह क्या करेगा, अनक्वालिफाइड दे देगा। एडवर्स ओपिनियन की जगह वो अनक्वालिफाइड, उसको लगता है कि मैं कहीं अनक्वालिफाइड ना दे दूं, कहीं क्वालिफाइड ना दे दूं, या कहीं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ना दे दूं। और डिस्क्लेमर की जगह उसको लगेगा कि मैं अनक्वालिफाइड ना दे दूं या फिर क्वालिफाइड ना दे दूं। ये ऐसा क्यों लग रहा है उसको, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है, इस कारण उसको क्या है, ऑडिट रिस्क लग रहा है। अब यहाँ पे एक देखिए कि ऑडिट रिस्क और जो मैटरलिटी होती है उसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे मैटरलिटी लेवल अगर हाई होगा तो ऑडिट रिस्क क्या है, कम हो जाएगा, क्योंकि मैटरलिटी जितनी बड़ी होगी उसको ढूंढने में उतनी ही आसानी होगी। अगर मैटरलिटी का लेवल छोटा हो गया, एक तो मान लो कि 1 करोड़ रुपए में अपने को क्या है 500 रुपये ढूंढने हैं, और एक तो 1 करोड़ रुपए में 500 का डिफरेंस और एक इसमें है ना जो 50,000 का डिफरेंस है, तो वो डिपेंड करता है इस पे मैटरलिटी पे। मैटरलिटी हाई तो ऑडिट रिस्क क्या होगा, लो होगा, और मैटरलिटी लो तो क्या होगा, ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब अपन क्या है ऑडिट रिस्क की बात करेंगे। ऑडिट रिस्क क्या है, 3 तरह के होते हैं इसमें, इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है और डिटेक्शन रिस्क होता है। उसकी अपन बात करेंगे डिटेल में। देखिए ऑडिट रिस्क क्या है, 3 रिस्क से मिलके बना हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है कि इसमें एक तो क्या है इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है और एक डिटेक्शन रिस्क होता है। इनकी अपन क्या है डिटेल में बात करेंगे। ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने की दृष्टि से। इसको क्या है कि अपने को इसमें पॉइंट टू पॉइंट अपने को हर बात समझना है। मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क, सबसे पहले देखिए इसका नाम ही क्या है कि इनहेरेंट रिस्क, मतलब उस एंटिटी में क्या है वो रिस्क है, वो रिस्क मिलेगा ही मिलेगा उसमें, वो उसमें इनहेरेंट है। ठीक है। अब जैसे वो भी अपन ने एग्जांपल लिया था, कैश वाली बात थी, तो उसमें क्या है कैश की गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं, तो वो उसमें क्या हो गया, इनहेरेंट रिस्क हो गया। अब इसकी देखिए डेफिनेशंस की बात करेंगे कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ अकाउंट बैलेंस। अब अकाउंट बैलेंस क्या होता है, अकाउंट बैलेंस होता है जैसे आपके बैंक में अकाउंट बैलेंस होता है ना, तो वैसे ही वो अकाउंट बैलेंस, मतलब बैलेंस की बात की जा रही है अकाउंट में। या फिर बात की जा रही है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे मान ले परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, या फिर सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, या फिर और भी कोई ट्रांजेक्शन है। ये अकाउंट का जो बैलेंस है और ये ट्रांजेक्शन है वो क्या है, मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं या मिस स्टेटेड हो सकते हैं। इनकी क्या है, इनकी मतलब ये कितने ससेप्टिबल है, कितनी आसानी से ये क्या हो सकते हैं, मिस स्टेटेड हो सकते हैं। मिस स्टेटेड लिख लीजिए इसको। ठीक है। अब क्या कह रहा है, या तो ये इंडिविजुअली, मतलब या तो जो अकाउंट बैलेंस है वो उसका एक ही पॉइंट है। मान लो एक अकाउंट बैलेंस है, एक बैंक स्टेटमेंट बनाया, उसमें एक 100 रुपये है, एक 500 रुपये है और एक 5000 रुपये है।
ठीक है, ऐसे करके मान लो इसमें 50 ट्रांजेक्शन है, तो या तो इसमें क्या है, इस अकाउंट बैलेंस में एक ट्रांजेक्शन ही क्या हो जाए, मिस स्टेटेड हो जाए, और वो क्या हो, मटेरियल हो, वो क्या हो, मटेरियल हो। या फिर क्या करें कि जैसे मान ली इसमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, एक 50 रुपये का है, एक 100 रुपये का है और एक 200 रुपये का है, और अपन इसमें एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि जो 500 रुपये हैं वो क्या है, अगर 500 रुपये अगर मिस स्टेटमेंट हो जाता है तो वो उस एंटिटी के लिए क्या है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो या तो डायरेक्ट 500 रुपये या उससे ज़्यादा क्या हो गया, अकाउंट बैलेंस में क्या गड़बड़ी हो गई, तो वो क्या है, मटेरियल मिस स्टेटेड हो गया। या फिर कलेक्टिवली, मतलब अकाउंट बैलेंस जैसे 3 मिले यहाँ पे, एक 100 का मिला, एक 200 का मिला, एक 50 का मिला और एक 150 का मिला, तो ये 4 है ना जो कलेक्टिवली मिलके कितने हो गए, 200, 300 और 200, 500 रुपये हो गए, 500 हो गए। तो ये 4 कलेक्टिवली क्या होगा, अकाउंट बैलेंस क्या हो गया, मिस स्टेटेड हो गया। ऐसे ही क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में ये क्या कह रहा है, विच में आइदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली विथ अदर मटेरियल विथ अदर मिस स्टेटमेंट बिकम मटेरियल। वो क्या हुआ, 2 या उससे ज़्यादा क्या थे मिस स्टेटमेंट थे, वो सब मिलके क्या हो गए, ये मटेरियल हो गए। मटेरियल 500 लेवल रखा था, तो या तो एक ही हो जाए या फिर 2 या उससे ज़्यादा मिलके क्या हो जाए, मटेरियल हो जाए। अज्यूमिंग दैट देयर वर नो इंटरनल कंट्रोल। देखिए कभी भी अपन है ना जो इनहेरेंट रिस्क की बात करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल को क्या है वहाँ से हटा देंगे। अपन वहाँ क्या अज्यूम करेंगे कि वहाँ पे कोई इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, वहाँ पे क्या है, कोई इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है, कभी भी क्वेश्चन आता है कि इंटरनल कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा रिस्क रहेगा, तो अगर अपन ने इंटरनल कंट्रोल नहीं माना है तो वो वहाँ पे क्या है, इनहेरेंट रिस्क रहेगा, उसको इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। अब इनहेरेंट रिस्क क्यों होता है, देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके भी दिया हुआ है बुक में। जैसे कैलकुलेशंस की बात करेंगे अपन, तो कैलकुलेशंस क्या हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत हार्ड कैलकुलेशन है, फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो वहाँ पे जो काम कर रहा है, जो पर्सनल है, जो वहाँ पे काम कर रहा है, स्टाफ है, वो क्या हो, अनस्किल्ड हो। जैसे मान लो किसी को अकाउंट्स का नॉलेज है ही नहीं, अब उसको क्या कर दिया, उसको अकाउंट्स में बैठा दिया, तो वो डेबिट की जगह क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिट की जगह डेबिट कर रहा है, पता नहीं जाने क्या क्या कर रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि मैनेजमेंट ने क्या कर दिया हो, मैनेजमेंट ने उसमें क्या कर दिया हो, मैनिपुलेशन कर दिया हो, मैनेजमेंट ने उसमें क्या कर दिया हो, गड़बड़ी कर दी हो जानबूझ के। और चौथा क्या हो सकता है कि जो साइज है और जो वॉल्यूम है ट्रांजैक्शन का वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि एक दिन में हो रहे हैं 1 लाख ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक दिन में हो रहे हैं 1 लाख ट्रांजैक्शन है, एक दिन में मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और ये कितने हो गए, 3000 हो गए एक महीने में, तो ये तो बहुत कम है। लेकिन मान लो एक दिन में है ना 5000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो 1.5 लाख हो गए ना। तो अगर, और इनकी साइज भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, ये इनहेरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। ये सब कारण हो सकते हैं इनहेरेंट रिस्क के। अब अपन बात करेंगे कंट्रोल रिस्क की। देखिए कंट्रोल रिस्क की बात करेंगे तो कंट्रोल रिस्क में क्या है, नाम ही इसका क्या है, कंट्रोल रिस्क। तो इससे क्या समझते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल है उसका क्या है, एक रिस्क है। क्या रिस्क है कि इंटरनल कंट्रोल क्या कर नहीं पाया, कि कोई मिस स्टेटमेंट था, तो इंटरनल कंट्रोल उसको क्या नहीं कर पाया, ना रोक पाया, ना डिटेक्ट कर पाया, और ना टाइम से उसको करेक्ट कर पाया। इसीलिए इसको कंट्रोल रिस्क कह रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल में कमी के कारण क्या हुआ, रिस्क हुआ। और ऐसा नहीं करने से क्या है, वही वाली बात है कि जो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, कौन, जो अकाउंट बैलेंस था या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन थी, वो क्या हो गए, या तो दूसरे के साथ मिलके या फिर इंडिविजुअली क्या हो गए, मटेरियल हो गए। क्यों, क्योंकि बाय सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के द्वारा क्या नहीं किया गया था, उस एरर को क्या नहीं किया गया था, प्रिवेंट, डिटेक्ट और टाइमली करेक्टेड नहीं किया गया था। तो ये है कंट्रोल रिस्क। एक इसमें होता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क है कि ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई की,
ऑडिटर क्या है, ऑडिट पे गया, उसने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई की, लेकिन फिर भी वो क्या है, रिस्क का पता नहीं लगा पाया, रिस्क को डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए इसको क्या कह रहा है, डिटेक्शन रिस्क है ये ऑडिट। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन, द रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट बी डिटेक्टेड, क्या नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, बाय प्रोसीजर अप्लाइड बाय द ऑडिटर, जो उसने प्रोसीजर लगाई ऑडिट प्रोसीजर उसके द्वारा। वो ऑडिट प्रोसीजर इसने क्यों लगाई थी, ताकि वो अपना ऑडिट रिस्क क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, और कहाँ तक रिड्यूस कर सके, एक्सेप्टली लो लेवल तक, जीरो तो कर नहीं सकता वो, तो लो लेवल तक उसको क्या करना है, अपना जो ऑडिट रिस्क को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके बाद भी उसको क्या है, वहाँ पे उसको क्या लग रहा है कि उसने ऑडिट प्रोसीजर लगाई, लेकिन फिर भी उसको क्या है, डिटेक्ट नहीं हुआ, क्या, मिस स्टेटमेंट। अब देखिए ये जो दोनों होते हैं ना, इनहेरिटेंस और कंट्रोल रिस्क, ये तो ऑडिट शुरू होने के पहले ऑडिटर इनके बारे में सोचता है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, मतलब उसने ऑडिट शुरू नहीं की है, वो ऑडिट पे जाने वाला है, आज उसको प्रोग्राम मिला है, कल वो ऑडिट पे जाने वाला है, तो वो क्या करेगा, उसमें देखेगा कि उसमें इनहेरेंट रिस्क क्या है उस एंटिटी के, और उसमें कंट्रोल रिस्क क्या है, उसके इंटरनल कंट्रोल के द्वारा क्या क्या रिस्क है, और ये डिटेक्शन रिस्क ये क्या करेगा, ये वहाँ जाके वो लगाएगा, वहाँ डिटेक्ट करेगा ऑडिट प्रोसीजर के द्वारा। अब देखिए इसमें देखिए, अगर मान लीजिए इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, अगर मान लीजिए इनहेरेंट रिस्क भी हाई है और कंट्रोल रिस्क भी हाई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क उसको क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट पे लाना पड़ेगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हाईयर या हाईएस्ट हो जाएंगे, तो उसको क्या है, डिटेक्शन रिस्क क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट पे लाना पड़ेगा, इसके लिए उसको क्या है, सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, यही बात समझ में। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क पे उसका क्या है, डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करता है, और अगर ये इनहेरेंट रिस्क हाई है, कंट्रोल रिस्क लो है, तो फिर बाद में उसको डिटेक्शन रिस्क कैसा, इसको मीडियम रहेगा, उसको फिर क्या एक रिस्क ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो उसको क्या मीडियम रिस्क रहेगा, उसमें रिस्क उसका कम हो जाएगा। तो इन दोनों पे क्या है, ये डिपेंड करता है। अब इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो करेंगे अपन, एक सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि लेवल ऑफ एश्योरेंस कितना है, 95% है। अगर एश्योरेंस जितना होता है 100 में से उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑडिट रिस्क आ जाएगा। तो ऑडिट रिस्क दी हुई है 5%, अगर ये 90 होता तो ऑडिट रिस्क कितनी हो जाती, 10 हो जाती, 85 होता तो 15 हो जाती है, 80 होता तो कितनी हो जाती, 20 हो जाती, उसमें कोई खास बात नहीं है। एश्योरेंस को 100 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ऑडिट रिस्क आ जाएगी। इसकी इनहेरेंट रिस्क कितनी है, 40% है, और कंट्रोल रिस्क कितनी है, 50%, और अपने को क्या डिटेक्शन रिस्क निकालनी है। तो देखिए अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था कि ऑडिट रिस्क बराबर क्या होता है, इनहेरिटेंस इनटू कंट्रोल इनटू डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क कितनी है, 5 है, इनहेरिटेंस कितनी है, 40 है, कंट्रोल कितनी है, 50 है, और डिटेक्शन रिस्क अपने को क्या है, निकालनी है। अब ये तो मैथ वाली चीज़ आ गई, तो डिटेक्शन रिस्क कितनी आ गई, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 25%। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर वो कहता है अगर डिटेक्शन रिस्क 25% हो तो इसमें एश्योरेंस कितना हुआ डिटेक्शन रिस्क का, 75%। ये केवल डिटेक्शन रिस्क के बात कर रहे हैं। इनहेरेंटेंस रिस्क में कितना एश्योरेंस है, 60%, कंट्रोल रिस्क में कितना है, 50%, और डिटेक्शन रिस्क में कितना एश्योरेंस है, 75%, और टोटल एश्योरेंस में 100 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑडिट रिस्क आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, आने की संभावना रहती। अब देखिए एक अकाउंटिंग इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको अपन ऐसे कैसे एज इट इज याद कर लेंगे। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो फर्स्ट प्लेस होता है, मतलब जो इनहेरेंट रिस्क है उसमें, तो इनहेरेंट रिस्क में क्या है, इनहेरेंट रिस्क के कारण क्या हो रही है, कोई उसमें क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है। तो कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जिससे
जो इनहेरेंट रिस्क के टाइम पे एरर होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। इनहेरेंट रिस्क के दौरान कोई एरर होगी या नहीं होगी, उसके लिए जो इन्वायरमेंट जिम्मेदार है, या जो उस एरर को जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस्ड करता है, तो वो क्या होता है, अकाउंटिंग इन्वायरमेंट होता है। एन इन्वायरमेंट विच हैज इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट एरर इज लाइकली टू ओकर इन फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का मतलब यहाँ क्या होगा, इनहेरेंट रिस्क। इसके बाद में अपन बात करेंगे ऑडिट एविडेंस की। तो देखिए ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, अपने को ऑडिटर गया ऑडिट पे, तो उसको अपने ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए, उसको एविडेंस चाहिए, तो उनको क्या कहते हैं, ऑडिट एविडेंस कहते हैं। ऑडिट एविडेंस के बारे में देखिए ये ध्यान रखना, ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ये इधर है, रिलीवेंट होने चाहिए और रीजनेबल होने चाहिए। तो इसमें भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी ऑल आंसर है, और साथ के साथ ही सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। आपने जो कुछ भी ढूंढा है उसके लिए क्या सफिशिएंट होना चाहिए, और उससे अप्रोप्रिएटली वो क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ये ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस आप कैसे, ऑडिट एविडेंस कैसे इकट्ठे कर सकते हैं, तो ऑडिट एविडेंस जैसे मान लीजिए आपको स्टोर्स का कुछ देखना है, या मान लो आपको जैसे कोई फिजिकल फिक्स असेट का रजिस्टर होता है, फिजिकल फिक्स असेट रजिस्टर, तो उसमें आपको देखने ये आइटम है, तो आप क्या चले गए, इंस्पेक्शन पे चले गए और आपने उनको क्या है सबको चेक कर लिया, तो उससे आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा। अगर आपको लगा कि ये तो फिक्स असेट रजिस्टर में है और वहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो अपने को ऑडिट एविडेंस मिल गया कि यहाँ पे तो दिखाया जा रहा है और फिजिकली ये अवेलेबल नहीं है। या फिर आप वाउचिंग कर सकते हैं। वाउचिंग में क्या, ट्रांजैक्शन को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ देखेंगे कि इनवॉइस है, वो ट्रांजैक्शन देखेंगे, हाँ इनवॉइस में हुआ, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, उसको चेक कर सकते हैं। या फिर आप जैसे मान लें कोई कन्फर्मेशन इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, जैसे मान लें आप एंटिटी का ऑडिट करने गए, तो उन्होंने आपको एफडी ला के दी कि ये यहाँ पे इतनी एफडी है, तो मैंने कहा लाओ भाई एफडी की रिसीट लाओ, तो उन्होंने रिसीट ला के दी, और वो रिसीट कहती जेरोक्स थी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया ये जेरोक्स क्यों है, इसके ओरिजिनल लाओ, तो उसने कहा सर ओरिजिनल तो खो गई। तो मैंने कहा उसके लिए तुमने जो भी अप्लाई किया था बैंक में कि हमें दूसरी रिसीट दो, या फिर बाद में आपने कुछ भी किया था उसके लिए उसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, कि सर वो भी नहीं है। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखूंगा, या ब्रांच मैनेजर को फ़ोन करके वहाँ से कंफर्म कर सकता हूँ कि ये एफडी अभी भी है या तोड़ दी। क्यों, क्योंकि जेरोक्स कॉपी है, जेरोक्स कॉपी पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। मान लो ओरिजिनल से तो उन्होंने क्या कर लिया, एफडी को तुड़वा लिया, उनकी एक जेरोक्स रख ली, तो वहाँ पे क्या करूँगा मैं, कंफर्मेशन किससे लूँगा, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन है, बैंक है, तो बैंक से कंफर्मेशन लूँगा, बैंक से उसकी इंक्वायरी करूँगा। उसके बाद में जैसे इंटरनल ऑडिटर है, उससे मैं कोई उससे किसी चीज़ की जानकारी ले सकता हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से जानकारी ले सकता हूँ, मैनेजमेंट से जानकारी ले सकता हूँ, स्टाफ से जानकारी ले सकता हूँ। तो इन सब जगहों से मैं क्या कर सकता हूँ, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऑडिट एविडेंस क्यों कलेक्ट करना है मुझे, क्योंकि मुझे ऑडिट कंक्लूजन पे पहुँचना है, और ऑडिट कंक्लूजन पे पहुँच के क्या करना है, मुझे ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देना है, इसलिए मुझे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। ये है ऑडिट एविडेंस की बात। देखिए ऑडिट एविडेंस में अपन ने बात की थी, तो इसमें वैसे तो बताने की बात है नहीं, लेकिन अगर पूछे तो इसका सोर्स क्या होगा, ऑडिट एविडेंस अपन कहाँ से लेंगे, तो एंटिटी के रिकॉर्ड से ही लेंगे ऑडिट एविडेंस। तो इसके बाद अपन बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर की, कि कौन सा ऑडिट प्रोसीजर, कौन सी ऑडिट मेथड है ना, जो ऑडिटर जब ऑडिट पे गया है एंटिटी पे तो लगाएगा। तो ये डिपेंड करता है उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे। जैसे अपन ने बात की थी ना अभी एमएलई में, कि वो उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी है। यहाँ पे मेनली अपने को 3 ऑडिट प्रोसीजर दी हुई है। एक तो होती है एनालिटिक प्रोसीजर, ठीक है, इसका नाम ही है एनालिटिक प्रोसीजर। एनालिटिकल मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी, इसमें कैलकुलेशंस का काम होगा। और एक होती है बेसिक ऑडिट अप्रोच।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेसिक ऑडिट अप्रोच कौन कौन सी है। तो जो सिस्टम बेस्ड ऑडिट है और जो डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग है, ये दोनों क्या है, बेसिक ऑडिट अप्रोच है। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। सिस्टम बेस्ड ऑडिट में क्या होता है, इसमें ऑडिटर को क्या है, इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा है। उसने इंटरनल कंट्रोल को चेक किया तो वहाँ पे वो सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच लगाएगा, और उसको लगता है कि नहीं मुझे इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग लगाता है। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी एनालिटिक प्रोसीजर में देखिए एग्जाम्पल है कि मान लीजिए किसी का उसको सैलरी का फिगर देखना है, तो वो क्या करेगा कि उसमें कितने ईच ग्रेड में कितने एम्प्लॉई है उनका एवरेज निकालेगा, और ईच ग्रेड की सैलरी का एवरेज निकालेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से उसको क्या मिल जाएगा, सैलरी का फिगर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, एनालिटिकल काम हो गया, मैथमेटिक चल रही है यहाँ पे। या फिर उसको दूसरा एग्जांपल है, जैसे जीपीएफ इंटरेस्ट देखना है, तो वो देखेगा कि एवरेज बैलेंस कितना है और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको क्या है, जीपीएफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इसमें ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा के बीच की स्टडी करता है, रेशियो और ट्रेंड्स देखता है, एक रेशियो को दूसरे रेशियो से कंपैरिजन करेगा। वो ये 6 टाइप की, उसमें अपने को सब समझ में आ जाएगा। और ऑडिटर को क्या एक्सपेक्टेशन था, ऑडिटर को क्या एक्सपेक्टेशन था और एक्चुअल में क्या मिला, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एनालिटिकल प्रोसीजर में पता चलता है। एनालिटिकल प्रोसीजर को एक एग्जांपल है, उससे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए कि एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है अपने अटेस्ट मैनुअल में, कि वो क्या कह रहा है कि ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने अंदाज़ा लगाया, एक्सपेक्टेड किया कि एनुअल कॉटन इंपोर्ट कितना है, 1000 करोड़ रुपए। तो ये कैसे निकाला उसने, कॉटन की क्वांटिटी कितनी इंपोर्ट हुई और उसके प्राइस को गुना कर दिया तो 1000 करोड़ रुपए आ गया। अब एक्चुअल में है ना, जो एनुअल कॉटन इंपोर्ट कितना हुआ है, 910 करोड़ हुआ। उसने एक्सपेक्टेशन क्या की थी कि 1000 करोड़ कॉटन इंपोर्ट हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ, 910 करोड़ की वैल्यू का एक कॉटन इंपोर्ट हुआ। अब उसने डिसाइड किया था कि अगर 50 करोड़ तक है ना, जो अगर डिफरेंस आएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा 50 करोड़ तक, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना, 90 करोड़ का आ गया। अब उसने देखा, उसने सब कुछ ढूंढा, तो उसको मिला कि जो 25 करोड़ है ना, जो 25 करोड़ कॉटन इंपोर्ट है वो गलती से टेक्सटाइल कॉटन में चला गया था, तो इसको ठीक कर दिया। फिर भी डिफरेंस कितना बचा, 65 करोड़ का बचा। एक्सेप्टेबल कितना था, 50 करोड़ था। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस मेथड से उसको क्या है, कोई भी अश्योरेंस नहीं मिला उसको। यहाँ इस मेथड से क्या है, कोई भी अश्योरेंस नहीं मिला, या कह सकते हैं कि बहुत ही लिटिल, मतलब ना के बराबर अश्योरेंस मिला उसको। तो इसलिए एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, हर जगह नहीं लगाई जाती। इसीलिए क्या बेसिक ऑडिट अप्रोच किसे कहे गए हैं, अपन सिस्टम बेस्ड ऑडिट को और सब्सटेंटिव जो डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग है उनको अपन ने बेसिक ऑडिट अप्रोच कहा है, ना कि इसको। अब इसकी 6 मेथड है, उनके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसके 6 टाइप्स इसमें दिए हुए हैं। इसमें से जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, फटाफट करेंगे इसको। कंपैरिजन सिंगल कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट में कंपैरिजन करेंगे। किसमें करेंगे, या तो जो बजट अपने पास आया है और जो रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। या फिर जो करंट वैल्यू है इसको क्या है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे। इस कंपैरिजन को क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। जो भी पढ़ा था ना अपन ने, ट्रेंड्स देखते हैं, पिछले साल का क्या था, इस साल का क्या है, उससे पिछले साल का क्या था, वो ट्रेंड देखते हैं ना अपन, ट्रेंड, वो ट्रेंड एनालिसिस। जैसे इनकम स्टेटमेंट होता है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो देखते हैं पिछले साल कितनी इनकम हुई, उससे पिछले साल कितनी इनकम हुई, ऐसे देखते हैं। दूसरा कंपैरिजन अक्रॉस कंपोनेंट, ये क्या, इससे क्या है, एडवांस है, इसको रेशियो एनालिसिस कहते हैं। इसमें क्या है, रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं। किसके साथ करेंगे, या तो एंटिटी के क्या है, खुद के प्रीवियस ईयर के क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, खुद के प्रीवियस ईयर के रेशियो के साथ करेंगे। या फिर जो सेम तरह की एंटिटी, जैसे मान लो इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस के साथ ही करेगी, वो ऑयल कंपनी के साथ तो करेगी नहीं। तो सेम एंटिटी के साथ वो क्या करेंगे, या तो खुद के एंटिटी या फिर होमोजेनस दूसरी एंटिटी के साथ क्या करेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे, रेशियो का कंपैरिजन करेंगे।
तीसरी होती है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में क्या है कि अपन जो एनोमलस आइटम अकाउंटिंग बैलेंस में, अकाउंट बैलेंस अभी समझाया था, अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें जो एनोमलस मतलब जो डिफरेंट आइटम जो अपने को अनयूजुअल लगते हैं, उन आइटम को क्या इंडिविजुअली स्कैन करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, ये क्या एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग अगर मैनुअली करते हैं, लेकिन अगर इसमें जो अकाउंट बैलेंस है अगर वो कंप्यूटराइज दिया हुआ है तो आप है ना जो अपने ऑडिट टेक्निक्स है, जैसे आइडिया है अपने पास एक ऑडिट टेक्निक्स, वो लगा के क्या है इसमें फटाफट कर सकते हैं। ये होता है सिस्टम एनालिसिस, मतलब सिस्टम के थ्रू एनालिसिस। चौथा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, नाम ही क्या है इसका, प्रिडिक्ट करना, तो इसको इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस भी कहते हैं, ये इसका नाम है। जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस का नाम ही है एक इंडिपेंडेंट टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। इंडिपेंडेंट टेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन प्रिडिक्ट कब करते हैं, वह सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली अवेलेबल होती है, कहाँ से, अकाउंट सिस्टम, जो अकाउंटिंग सिस्टम है उससे क्या है इंडिपेंडेंटली, मतलब उस अकाउंटिंग सिस्टम पे हटके कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो अपन क्या है ये मेथड लगाते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसमें फाइनेंशियल डाटा और एक्सटर्नल डाटा का यूज़ करते हुए अपन क्या है ये मेथड लगाते हैं, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट टेस्ट कहा गया है, अकाउंटिंग सिस्टम से हटके किया जाता है। एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस, ये क्या है, एक तो स्टैटिकल टेक्निक है, रिग्रेशन आप मैथ में पढ़ते हैं तो ये स्टैटिकल टेक्निक है। ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक वेरिएबल को क्या है आपको दूसरे वेरिएबल से क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ आपको रिलेट करना पड़ता है, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस है। आप लिख सकते हैं कि रिलेट वन वेरिएबल टू अनोदर। और अपना लास्ट क्या है, लास्ट है बिजनेस एनालिसिस। ये क्या है, हाई लेवल का एनालिसिस है, इसमें हाई लेवल एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे कहीं जगह नहीं है, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इसकी बिजनेस एनालिसिस की। बिजनेस एनालिसिस में क्या है कि हाई लेवल एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इंक्लूडिंग क्रिटिकल रेशियो, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेशियो होता है, इनका क्या है हाई लेवल एनालिसिस किया जाता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो पहली और दूसरी अपन ने मेथड की बात की, कौन सी, सिंगल कंपोनेंट और अक्रॉस कंपोनेंट, वो तो कहाँ पे यूज कर सकता है ऑडिटर, प्लानिंग में भी कर सकता है, मतलब बिफोर ऑडिट और ऑडिट के दौरान एग्जीक्यूशन स्टेज में। इसकी 3 स्टेज होती है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट की, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग, आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये दोनों मेथड तो वो कहाँ यूज कर सकता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कर सकता है। तीसरी कौन सी मेथड थी, तीसरी मेथड थी सिस्टम एनालिसिस, चौथी थी कौन सी, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, और पांचवी थी रिग्रेशन एनालिसिस। इनका वो केवल और केवल कहाँ यूज कर सकता है, जब वो ऑडिट पे हो और ऑडिट कर रहा हो तो एग्जीक्यूशन स्टेज में। और जो लास्ट थी कौन सी, बिजनेस एनालिसिस, इसको वो प्लानिंग के दौरान या फिर रिपोर्टिंग के दौरान, रिपोर्टिंग कब करते हैं, एंड ऑफ द ऑडिट, उस दौरान क्या है इस मेथड को यूज कर सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर ऑडिटर कब यूज कर सकता है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, वो तीनों स्टेजेस में यूज कर सकता है, लेकिन जो उसकी डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स है वो डिफरेंट स्टेजेस में यूज होती है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम बेस्ड अप्रोच, जो बेसिक ऑडिट अप्रोच है उसकी एक मेथड है। तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या करता है, सिस्टम बेस्ड मतलब जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उस पर क्या है वो उसका असेसमेंट करेगा, कौन, ऑडिटर, ऑडिटर असेस करेगा इंटरनल कंट्रोल का एंटिटी का। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं ऑडिट करने गया किसके, कस्टम डिपार्टमेंट की, तो मैंने उनको कहा कि आप जो कस्टम ड्यूटी लगाते हो, आप ये कस्टम ड्यूटी लगाते हो, ये कैसे लगाते हो, उसका क्या प्रोसीजर है। तो मैंने वहाँ के जो भी लाइजिंग ऑफिसर था मैंने उनको बुलाया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो टैरिफ लगाते हैं इस पे वो जो भी कस्टम एक्ट है उसके हिसाब से लगाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और कि जो हम है ना जो भी स्टाफ है,
जो भी ये असेसमेंट का काम कर रहा है, टैरिफ लगाने का, ड्यूटी असेसमेंट का काम कर रहा है, उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं, टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। मैंने कहा और? कहता है बस सर और तो कुछ नहीं। तो मुझे लगा यार यहाँ पे कहाँ इंटरनल कंट्रोल लग रहा है अपने को। फिर उसने कहा अरे सर मैं भूल गया आपको बताना कि जो ये असेसमेंट कर रहा है स्टाफ, उसके जो भी असेसमेंट कर रहा है उसका 20% कौन है? सुपरवाइजर चेक करता है। तो फिर बाद में मुझे लगा कि हाँ ये काम हो रहा है, इसके ऊपर वाली अथॉरिटी क्या है, इसको चेक कर रही है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से इंटरनल कंट्रोल ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिलाई कर सकता हूँ ऑन इंटरनल कंट्रोल ऑफ एंटिटी पे। तो यही सिस्टम बेस्ड अप्रोच है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसमें ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे क्या करता है, विश्वास करता है, उस पर ट्रस्ट करता है, तो वो है सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। इसके साथ के साथ अगर ऑडिटर को कुछ कमियां लगती है, लूप होल्स जो लिखा हुआ है उसको कुछ कमियां लगती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, तो वो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी एंटिटी को क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है। इसके बाद में लास्ट और तीसरी है डायरेक्ट सब्सटेंसिव टेस्टिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी कौन सी है? डायरेक्ट सब्सटेंसिव टेस्टिंग बेसिक ऑडिट प्रोसीजर। इसमें क्या करेगा ऑडिटर क्या जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जिसको इंटरनल कंट्रोल करते हैं, उस पर वो विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो परफॉर्म नहीं करेगा क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करके कौन सा चीज़ परफॉर्म करेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब डिटेल में हर चीज़ पे जाएगा। देखिए इंटरनल कंट्रोल से जुड़ी हुई चीज़ें टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसके लिए करते हैं, इंटरनल कंट्रोल के लिए। सिस्टम बेस्ड अप्रोच में किस पे वो ट्रस्ट करता है ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक नहीं होता तो ऑडिटर क्या है, ऑडिट के दौरान एक लेटर ऑफ वीकनेस भी जारी करता है। तो ये तीनों चीज़ें है ना किससे रिलेटेड है, इंटरनल कंट्रोल से। अब आ जाइए इधर वापस से, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसमें क्या परचेजेज हो रहे हैं, तो ऑडिटर को परचेजेज चेक करने हैं, तो वो क्या करेगा, परचेज बुक लेगा और सप्लायर की इनवॉइस है, उन दोनों को मैच कर लेगा। तो उससे उसे क्या पता चल जाएगा कि जो सभी जितने भी परचेजेज हुई हैं वो सभी क्या है, रिकॉर्ड हो गई है, इन दोनों को मैच कर लेगा। साथ के साथ वो क्या करेगा, सप्लायर की इनवॉइस का टोटल कर लेगा और उस टोटल को क्या है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या परचेज बुक में लिखा हुआ है उससे मैच कर लेगा। इस तरह वो क्या लगाएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब वो क्या किया, उसने डिटेल में गया और डिटेल में जाके उसने सब कुछ चेक किया। तो ये तीनों ऑडिट प्रोसीजर अपनी यहाँ पे खत्म होती है। अब अपन क्या है, कुछ सैम्पलिंग मेथड दिए हुए हैं उनकी बात करेंगे। ऑडिट सैम्पलिंग क्या है, देखिए सैंपल का मतलब क्या होता है, अपन कहीं पे जाते हैं कुछ सैंपल लेते हैं, मतलब कि अपने को क्या करना है, बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो आपको 100 अनाज की बोरियां लेनी है, 100 गेहूं की बोरियां खरीदनी है, तो आप हर बोरी को नहीं देख सकते ना। आप क्या करेंगे कि उनमें से एक में से कोई भी रैंडमली जाके सैंपल ले लेंगे और फिर बाद में उसको देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसी ही होनी चाहिए, ऐसा इसमें अनुमान लगाया जाता है। तो ऑडिट सैम्पलिंग का क्या मतलब हुआ कि अपने को क्या करना है, अपने को सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करने हैं, अपने को सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करने हैं और अपने को ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचना है, अप्रोप्रिएट ऑडिट कंक्लूजन पे। तो इसके लिए अपने को क्या है, ऑडिट सैम्पलिंग करनी पड़ती है। इसका डेफिनेशन देखिए, टेस्टिंग लेस देन 100% ऑफ आइटम्स, 100% से कम आइटम अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे इन पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ, जो एक सेट ऑफ डाटा होता है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। जैसे सैलरी बिल है तो सैलरी बिल होंगे, तो उसमें से अपन पूरे 100% बिल नहीं चेक करके अपन देख लेंगे कि हाँ यार मैं इस ग्रेड का, जैसे हायर ग्रेड पे वालों का चेक कर लिया मैंने, लोअर वालों का छोड़ दिया। तो पूरी पॉपुलेशन में से क्या किया मैंने, कुछ की क्या कर ली, टेस्टिंग कर ली। पॉपुलेशन के 3 प्रकार बताए गए हैं इसमें, एक तो हाई वैल्यू आइटम होते हैं, की आइटम होते हैं और एक रिमाइंडर होते हैं। तो हाई वैल्यू और की आइटम की तो क्या है, ऑडिटर क्या 100% देखेगा, मैं हर एक ट्रांजेक्शन उसका चेक करूंगा और बचे हुए हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा, सैंपलिंग कर लूंगा। अब एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच सैंपलिंग मेथड आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर सैंपलिंग। सैंपलिंग लिए कौन सी मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए एक तो होता है ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन में क्या होगा,
अपन जो पर्टिकुलर या तो उसमें या तो कोई डे, जैसे मान लीजिए मैं ऑडिट करने गया तो मैंने कहा कि आप मार्च महीने के 5 मार्च का आप क्या कीजिए, मुझे सारे जो भी बिल्स हैं वो लाके दे दीजिए। मैंने वो चेक कर लिया, ब्लॉक का, एक ब्लॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं, या तो पर्टिकुलर डे का सिलेक्शन कर लिया या फिर पर्टिकुलर वीक का। आप मुझे दिसंबर महीने के 3rd वीक के सारे जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाके दीजिए, या फिर मंथ का आप मुझे अक्टूबर मंथ के हैं ना जो भी ट्रांजैक्शन हुए वो लाके दीजिए। तो ये मेथड क्या है, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे अपने को क्या, एक मंथ का, अगर एक दिन का इसमें, एक वीक का और इसमें एक मंथ का ही पता लगाएंगे अपन, ओवरऑल इसमें क्या है पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है। ये है ब्लॉक सिलेक्शन। दूसरा जजमेंटल सिलेक्शन, इसमें क्या है कि ऑडिटर का खुद का क्राइटेरिया होता है, वो अपने मतलब अपने जजमेंट के हिसाब से वो क्या सेलेक्ट करता है, या फिर अनयूजुअल आइटम, लार्ज और अनयूजुअल आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो ये भी मेथड क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरी होती है मॉनेटरी यूनिट और चौथी होती है एट्रीब्यूट सैंपलिंग। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों मेथड क्या है, ऑडिट के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है, सैंपलिंग के लिए। अब एक क्वेश्चन और आता, अब अपन सैंपलिंग अनसर्टेनिटी की बात करेंगे कि ऑडिटर ने जो सैंपलिंग ली है उसमें क्या अनिश्चितता है। तो इसमें अनिश्चितता ये है कि ऑडिटर ने क्या किया, सैंपलिंग ली, लेकिन उसको क्या रिस्क है कि अगर मान लो उसने सैंपल लिया, उस सैंपल में है ना जो मटेरियल एरर था वो नहीं आ पाया। उसने जो सैंपल लिया, सैंपल क्या होता है कि मान लो 1000 ट्रांजेक्शन थे, या फिर ऐसे मानो कि आप 100% कोई भी ट्रांजेक्शन थे, उनमें से उसने क्या किया कि मैं 40% का क्या कर लेता हूँ, सैम्पलिंग के हिसाब से 40% निकाले और उनमें क्या है उनको चेक कर लिया। तो यहाँ पे क्या रिस्क हो गया ऑडिटर को कि जो बचे हुए 60% है, जो बचे हुए 60% है, अगर उनमें मटेरियल एरर हुआ तो ऑडिटर को पता नहीं चलेगा। तो सैम्पलिंग अनसर्टेनिटी यही है कि रिस्क है ऑडिटर को क्या, कि वो फेल हो सकता है डिटेक्ट करने में, किसको, मटेरियल एरर को। अब इसको कम कैसे करेगा, वो कम करने के लिए उसको क्या करना है, वो कम कहाँ तक कम कर सकता है, तो वो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक है ना जो इस रिस्क को ला सकता है, जो वो रिस्क है उसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ला सकता है। इसको कभी भी जीरो नहीं कर सकता है। अभी भी वो 100%, जैसे अपन 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ऐसे ही वो रिस्क को कभी भी क्या है, जीरो नहीं कर सकता है। अब उस रिस्क को क्या करना है, उसको कम करना है। कम करने के लिए वो क्या करेगा, या तो सैंपल साइज इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो मैंने अभी बात की कि उसने क्या किया कि जैसे मान लो 100 में से क्या किया था, 100% में से उसने क्या 40% की सैंपलिंग की थी। अब सैंपल साइज बढ़ा के उसने कितना कर दिया, 75% कर दिया। ठीक है, तो सैंपल साइज बढ़ा तो इसमें क्या है, उसको मटेरियल एरर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। या फिर उसने मोर एफिशिएंट सैंपलिंग मेथड लगाया। ये उसके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड है कि वहाँ पे वो कौन सी सैंपलिंग मेथड लगा रहा है। ये इन दोनों तरीके से वो क्या कर सकता है, अपनी रिस्क को कम कर सकता है। अब देखिए सैंपलिंग के दो मेथड की बात की गई है, एक तो स्टैटिकल सैंपलिंग और एक नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग। स्टैटिकल सैंपलिंग में क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई स्टैटिक्स की कोई प्रोसीजर लगाई जाती है, उसकी कोई मेथड लगाई जाती है, इसको स्टैटिकल सैंपलिंग कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो एक प्री कंडीशन है स्टैटिकल सैंपलिंग के लिए, प्री कंडीशन है वो किसकी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है उसके लिए, सैंपलिंग फ्रेम की, सैंपलिंग एरिया की। तो इसमें आंसर आएगा सैंपलिंग फ्रेम। ये अपने को ध्यान रखना है। क्या है स्टैटिकल सैंपलिंग के लिए प्री कंडीशन, क्या है, सैंपलिंग फ्रेम है। यहाँ पे आ जाइए नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग। नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग में क्या होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट, रिस्की या फिर कोई सेंसिटिव और सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है उनकी तो ऑडिटर क्या करेगा 100%, उनमें तो सारे ट्रांजैक्शन वो चेक करेगा। और इनके अलावा जो बचे हुए ट्रांजैक्शन है उसमें वो क्या करेगा, सैंपलिंग टेक्निक का यूज करेगा। स्टैटिकल सैंपलिंग की क्या है, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, उसकी अपन बात करते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है
उसमें कौन सी स्टैटिकल सैम्पलिंग मेथड यूजफुल है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या नन ऑफ द अबव। तो देखिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए क्या है, इन चारों में से कोई भी सैम्पलिंग मेथड यूज नहीं की जाती, ये अपन बात कर चुके हैं। इसके लिए अपने को कौन सी एट्रीब्यूट सैम्पलिंग मेथड यूज करनी है, और ये मैं बता भी चुका हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब किसके लिए है, ये सारी सैम्पलिंग मेथड है टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए। ये भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए कि टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए ये क्या है, चारों सैम्पलिंग मेथड क्या है, यूजफुल है। जब टेस्ट ऑफ डिटेल लगाना हो तब अपन क्या करेंगे, चारों मेथड यूज करेंगे। अब मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे अपन अपने ऑफिस की बात कर ले, मान लीजिए एलटीसी बिल है, टीए बिल है, सैलरी बिल्स है, तो वो क्या करेंगे इसमें ऑडिटर, इसमें वो कोई भी एक तरह का बिल मांग लेंगे कि लाइए मुझे एलटीसी बिल दे दीजिए। तो एलटीसी बिल वो चेक करेंगे, तो उसमें लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे सबके एलटीसी बिल होंगे। तो उसमें इसमें क्या हुआ कि जो भी सारे ट्रांजैक्शन है वो उनके क्या है, सेम चांसेस है। जो सैंपल लिया उसमें इंक्लूड होने के सबके क्या है, सेम चांसेस है, चाहे वो हाई रिस्क हो, चाहे लो रिस्क हो, चाहे हाई वैल्यू चाहे लो वैल्यू हो। जो अपन ने अभी बात की एलटीसी बिल की, उसमें क्या है, लो ग्रेड पे से हाई ग्रेड पे के, मतलब कम से कम लो ग्रेड वाले को एलटीसी कम एंटाइटलमेंट होता है, तो उसको क्या है, कम वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा, और हायर ग्रेड वालों के लिए हाई वैल्यू का ट्रांजैक्शन होगा। ये होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम, देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड, मतलब इसमें पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं किस में, होमोजीनस स्ट्रेटा या बैंड्स में, होमोजीनस स्ट्रेटा और बैंड में। और किसके आप बेसिस पे करेंगे वो, या तो वैल्यू या रिस्क के बेसिस पे करेंगे। और ये डिवाइड करना है ना, ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से कहाँ तक का डिवाइड कर रहा है, कितने स्ट्रेटा बना रहा है, 2 बना रहा है, 4 बना रहा है, 5 बना रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे इसने स्ट्रेटा बनाया कि 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन का, 5 लाख से 5 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन का, और 5 करोड़ से 50 करोड़ के ट्रांजेक्शन का, उसने क्या कर लिया, स्ट्रेटा या बैंड बना लिया। अब वो क्या करेगा कि ईच स्ट्रेटा पे कौन सी मेथड यूज करेगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या करेगा, इस पे सिंपल रैंडम लगाएगा, इस पे लगाएगा और इस पे लगाएगा। उसके बाद वो क्या है, अपने ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करके ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो ये हो गई स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की बात। अब तीसरी है मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। देखिए इसमें नाम ही है मॉनेटरी, मॉनेटरी का मतलब होता है मनी से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है ना, उनको लिया जाता है कंपैरिजन टू लोअर वैल्यू। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसको एक नाम और है पीपीएस, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज। ये ध्यान रख लेना, ये किसका नाम है, मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग का। और लास्ट इसमें मेथड है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज में क्या है कि जो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसकी 500 ब्रांचें हैं, 500 ब्रांचों में क्या हो रहा है, अकाउंट्स का काम हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि अकाउंट्स रिकॉर्ड है ना, जो मल्टीपल लोकेशंस पे अवेलेबल है, 500 लोकेशंस पे क्या है, अकाउंट्स रिकॉर्ड अवेलेबल है। और ये लोकेशन नंबरस है, 500 है तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गए। तो अब क्या करेंगे कि ऑडिट के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि वो 500 लोकेशंस पे जाए और वहाँ के रिकॉर्ड्स देखे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ऐसे होता है कि या तो वो क्या करेगा, 500 लोकेशन में से कुछ लोकेशन सेलेक्ट कर लेगा कि ये मुझे 5 लोकेशन की ऑडिट करनी है, और उसमें उस लोकेशन पे क्या है, कौन कौन से आइटम्स है जिसका मुझे टेस्ट करना है, जिसकी मुझे ऑडिट करनी है, ये वो सेलेक्ट कर लेगा। ये होती है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये अपनी सैम्पलिंग की बात हो गई। अब अपन आगे बात करेंगे फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट की प्रोसेस की बात करते हैं। अब अपन क्या है, चैप्टर 2 के एंड की तरफ चल रहे हैं। इसका सबसे आखिरी है कि फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल की ऑडिट की क्या प्रोसेस है। तो इसमें 3 स्टेज होती है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और रिपोर्टिंग। प्लानिंग कब करेगा वो, ऑडिट शुरू होने के पहले। एग्जीक्यूट कब करेगा, एग्जीक्यूशन स्टेज कब आएगी, ऑडिट के दौरान। और रिपोर्टिंग कब आएगी, ऑडिट खत्म होने के बाद में। तो इसके लिए अपने को क्या है, ये चार्ट मैंने बनाया है। इसमें देखिए
सबसे पहले है ना जो प्लानिंग स्टेज में क्या करेगा, वो एंटिटी को और उसके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि कहाँ पे कमियां हैं या मेरा क्या है ऑडिट ऑब्जेक्टिव और ऑडिट स्कोप क्या है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसको जानने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में वो मैटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा और रिस्क को एक्सेस करेगा। ऑडिट शुरू होने के पहले कौन कौन से रिस्क एक्सेस करता है अपन बात कर चुके हैं, वो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को क्या है एक्सेस करेगा। अपने सीएजी की बात करें तो जैसे मान लो जो हाई रिस्क एंटिटी है उनका एनुअली क्या होता है ऑडिट होता है, जो मीडियम रिस्क है उनका क्या है 2 साल में एक बार बाई एनुअली होता है, और जो है लो रिस्क है उनका क्या है 3 साल में एक बार ऑडिट होता है। इन सबको जानने के बाद वो क्या करेगा, ऑडिट की क्या करेगा, ऑडिट प्लान बनाएगा या ऑडिट की प्लानिंग करेगा, जिसमें स्टार्ट और एंड डेट, ऑडिट कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, और उसमें कितने मैन पावर या कितने मैन डेज उसमें लगेंगे, उसके बारे में बात की जाएगी। ऑडिट प्लान के बाद डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। इसमें ऑडिटर क्या देखेगा कि मेरा एरिया ऑफ ऑडिट कहाँ है, मतलब मुझे कहाँ ज़्यादा फोकस करना है और मुझे कौन सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी या कौन सी ऑडिट प्रोसीजर मैं लगाऊं। तो आपको पता है ऑडिट प्रोसीजर किस पे डिपेंड करती है, वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करती है, उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस, लॉज, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। इसके बाद में क्या है, उसने ऑडिट प्रोसीजर लगाई यहाँ पे, इसमें तो क्या है ऑडिट प्रोसीजर के बारे में वो सोचेगा। यहाँ पे क्या है ऑडिट प्रोसीजर उसने लगाई, ऑडिट प्रोसीजर से उसको क्या मिले, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, जो अपने यहाँ बुक में रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर के बारे में कहा गया है। तो ऑडिट एविडेंस कैसे हो सकते हैं, वर्किंग पेपर के रूप में हो सकते हैं, आपके पेन ड्राइव में हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं या फिर फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं। ऑडिट एविडेंस से वो रीजनेबल ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचेगा, और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा या ऑडिट सर्टिफिकेट बनाएगा, जिसमें वो बताएगा कि ऑडिट का स्कोप क्या था और ऑडिट का उसने अपना ओपिनियन देगा। तो ये है एक प्रोसेस है फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट की। अब इसमें देखिए जो ये पहला पॉइंट है, ये 4 पॉइंट ऑडिट प्लानिंग और डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम, ये सब क्या है प्लानिंग स्टेज के पार्ट है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि प्लानिंग स्टेज के पार्ट कौन से हैं, तो ये तीन क्या है प्लानिंग स्टेज के पार्ट है। उसके बाद में ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट एविडेंस, ये किसके पार्ट है, ये क्या ऑडिट प्रोसीजर कब लगाएगा, जब वो ऑडिट करने पहुंच गया एंटिटी में वहीं पे लगाएगा और वहीं पे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा। ये दोनों क्या है एग्जीक्यूशन स्टेज के पार्ट है। और ये ऑडिट कंक्लूजन और ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट सर्टिफिकेट, ये किसके पार्ट है, ये रिपोर्टिंग स्टेज के पार्ट है। अब देखिए अपने को इसको समझने के लिए उल्टा पढ़ते हैं एक बार, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कि मान लो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट बनानी। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, ऑडिटर का ओपिनियन होगा। तो ऑडिटर को ऑडिट ओपिनियन देने के लिए उसको क्या है, ऑडिट कंक्लूजन होना चाहिए उसके पास। कैसा, रीजनेबल ऑडिट कंक्लूजन। ऑडिट कंक्लूजन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर क्या लगाएगा, ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। ऑडिट प्रोसीजर देखिए अपन ने बात की थी स्टैटिकल नॉन स्टैटिकल, ठीक है, नहीं सॉरी, अपन वो तो सैम्पलिंग की मेथड है। अपन ने ऑडिट प्रोसीजर की बात की थी ना अभी, की एनालिटिक प्रोसीजर या फिर सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच या फिर डायरेक्ट सब्सटेंटिव अप्रोच, या फिर बाद में अगर किसी को उनमें से एक सैम्पलिंग, तो ये वो इस तरह की है ना जो ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे लगाएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, ये सब यहाँ पे लगाएगा। ऑडिट प्रोसीजर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑडिट प्लानिंग के और ऑडिट प्लानिंग के लिए उसको क्या है, इन सब का नॉलेज होना जरूरी है, इन सब के बारे में वो जानकारी लेगा। तो ये चैप्टर 2 अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए मैंने चैप्टर 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और आपको हर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, हर एक जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको समझाने की कोशिश की है। वो मैंने इसीलिए की है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेस्ट मैनुअल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने के चांस बनते हैं। जैसे आगे के चैप्टर, जैसे चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, उनमें तो क्या है इन्हीं के बारे में डिटेल बताया गया है, उनमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे और ज़्यादा समझने की बात भी नहीं है, उनको आपको क्या है पढ़ना ही है। ठीक है, तो इस पे आप है ना जो चैप्टर 2 को ध्यान से पढ़िएगा,
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।